साथियों नमस्कार। दिल्ली प्रशासन के जितने भी कर्मचारी हैं उनमें रूल्स को लेकर कुछ कन्फ्यूज़न रहता है। तो मैं कई दिनों से सोच रहा था कि मैं जितने भी रूल रेगुलेशंस हैं उनका एक वीडियो बनाऊं और सभी शिक्षक साथियों के बीच में उसको सर्कुलेट करूं। इसी में मैंने आज पहला वीडियो बनाया है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी का। और ये उन साथियों के लिए भी बड़ा बेनिफिशियल है जो इस समय दिल्ली प्रशासन में प्रिंसिपल की के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो साथियों, डीओपीटी का एक ओएम था जो 17/7/2018 को आया था और इस ओएम की जो कंडीशंस थी वो 1 जुलाई 2017 से एप्लीकेबल थी। ये समझने की बात है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी का जो ग्रांट है, जो रिम्बर्समेंट है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को और दिल्ली गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को मिलता है। तो इसके क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, इसमें क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें जाननी बहुत ज़रूरी है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है, किस केस में रिम्बर्समेंट मिलेगा। तो ये रिम्बर्समेंट मिलता है टू एल्डेस्ट सर्वाइविंग चिल्ड्रन। दो आपके जो बड़े सर्वाइविंग चिल्ड्रन हैं उनके मामले में आपको ये पैसा मिलता है। लेकिन कुछ केस ऐसे हैं जिनमें 3 बच्चों का भी पैसा आपको मिल सकता है। और उनमें पहली कंडीशन ये होती है कि इफ सेकंड चाइल्ड बर्थ हैज ट्विंस, कि अगर दूसरे बच्चे के जन्म के समय अगर दूसरा बच्चा ट्विंस होते हैं तो आपके टोटल 3 बच्चे हो जाएंगे, तीनों बच्चों का क्लेम आपको मिलेगा। दूसरी कंडीशन ये होती है कि इन केस ऑफ फेल ऑफ स्टरलाइजेशन ऑपरेशन, अगर जो कंसर्न एम्प्लॉय है उसका स्टरलाइजेशन ऑपरेशन फेल हो जाता है या उसके स्पाउस का ऑपरेशन फेल हो जाता है और उस केस में तीसरा बच्चा पैदा हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी आपको तीनों बच्चों का क्लेम मिलेगा। तो ये बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए सर सबको ये बात। इसके बाद आता है कि हमें इसका रिम्बर्समेंट कितना मिलता है। तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का 2250 रुपए प्रति महीना प्रति बच्चे के हिसाब से फिक्स मिलता है। इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, तो मैं इसको क्लियर कर देना चाहता हूं। चाहे आप स्कूल को फीस देते हैं या नहीं देते हैं, या ज़्यादा देते हैं या कम देते हैं, इसके साथ इसका कोई संबंध नहीं है। आपको प्रति बच्चा 2250 रुपए प्रति महीना जरूर मिलेगा। अगर आपका बच्चा दिव्यांग है तो उस केस में आपको प्रति बच्चे के हिसाब से 4500 रुपये मिलेगा। अब दिव्यांग की क्या कंडीशंस होती हैं कि अगर मिनिमम 40% अगर उसमें किसी प्रकार की दिव्यांगता है तो उस चाइल्ड को दिव्यांग की श्रेणी में माना जाता है। मिनिमम 40% उसमें डिसेबिलिटी होनी चाहिए। तो ये तो होती है हमारी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का जो रिम्बर्समेंट है। अब हॉस्टल जो सब्सिडी मिलती है वो मिलती है 6750 रुपए प्रति महीना प्रति बच्चे के हिसाब से। लेकिन इसमें कंडीशन है कि एक्चुअल अमाउंट ऑफ लॉजिंग और बोर्डिंग जो है, आपका जो स्कूल को जो आप लॉजिंग और बोर्डिंग का जो चार्ज दे रहे हैं, हॉस्टल को जो दे रहे हैं, अगर वो इस अमाउंट से कम होगा तो आपको कम मिलेगा, और अगर वो 6750 से ज़्यादा होगा तो आपको 6750 मिलेगा। तो ये क्लियर हो जाए कि ₹6750 पर मंथ पर चाइल्ड और एक्चुअल अमाउंट ऑफ लॉजिंग एंड बोर्डिंग विच इज लेस। और ये जो हॉस्टल सब्सिडी या जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, जैसे ही डीए 50% से ऊपर चला जाएगा तो इसमें 25% ग्रोथ हो जाएगी। ये भी 7th पे कमीशन में निर्धारित किया गया था। इसके बाद हम चर्चा करते हैं क्राइटेरिया। अब क्राइटेरिया इसका क्या है? तो इसका क्राइटेरिया यह है कि आपके बच्चे की उम्र 20 साल हो या 12वीं पास। 20 साल या 12वीं पास जो भी पहले होगा उसी के मामले में आपको रिम्बर्समेंट मिलेगा। लेकिन अगर बच्चा दिव्यांग है तो उसकी एज लिमिट 22 वर्ष या 12वीं पास।
या तो 12वीं पास कर ले या उम्र 22 साल हो, जो भी पहले होगा वो इसका क्राइटेरिया होगा। एडमिशन का मिनिमम कोई भी एज नहीं है, लेकिन जैसा कि आपने देखा है कि नई जो एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें जो एडमिशन का जो मिनिमम एज है वो थ्री ईयर्स है। तो 3 ईयर्स से कम का बच्चा तो स्कूल में जनरली जाता भी नहीं है। वैसे रूल में लिखा हुआ है कि देयर इज नो मिनिमम एज फॉर एडमिशन। अब कौन कौन सी क्लास तक का इसमें आपको रिम्बर्समेंट मिलेगा? तो नर्सरी टू 12th क्लास, आपका बच्चा नर्सरी से लेकर 12वीं क्लास तक का जो बच्चा है उसका आपको रिम्बर्समेंट मिलेगा। और इसमें एक सबसे बड़ी बात है कि अगर आपका बच्चा डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू पढ़ाई कर रहा है, चाहे वो NIOS में हो चाहे ओपन स्कूल लर्निंग में हो, किसी भी मोड में वो अगर बच्चा पढ़ रहा है तो उस केस में भी आपको रिम्बर्समेंट फुल मिलेगा। अब कई कई बार इस प्रकार के केस आते हैं और इस प्रकार के ऑब्जेक्शन रेज किए जाते हैं कि स्कूल रिकॉग्नाइज नहीं है या रजिस्टर्ड नहीं है। तो ये क्लियर कर देता हूं मैं कि नर्सरी से जो मिडिल स्कूल जो होता है, 8वीं तक का जो स्कूल होता है वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए। रजिस्टर्ड स्कूल मैंडेटरी नहीं है, स्कूल का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, लेकिन स्कूल रिकॉग्नाइज होना चाहिए। अगर दिव्यांग आपका बच्चा है और वो स्कूल में पढ़ रहा है, किसी स्पेशल स्कूल में पढ़ रहा है, तो वह स्कूल रिकॉग्नाइज हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन वह स्कूल सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड जरूर होना चाहिए। अगर नॉर्मल चाइल्ड है तो स्कूल रिकॉग्नाइज होना चाहिए, लेकिन अगर दिव्यांग बच्चा है तो उस केस में स्कूल रिकॉग्नाइज नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन वो सेंट्रल, स्टेट और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट के द्वारा वह संस्था अप्रूव्ड होनी चाहिए। अब जब भी आप क्लेम करते हैं तो आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है जो आप क्लेम के लिए, रिम्बर्समेंट के लिए अपने ऑफिस में सबमिट करते हैं? तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के मामले में एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है। वो फॉर्मेट आपको स्कूल के HOS से या जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उससे उसको वेरीफाई करवाना होता है। अगर वो आपके पास नहीं है तो जो रिपोर्ट कार्ड बच्चे का है उसकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आप लगा सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो जो आपने रिसीट स्कूल को दी है, जो फीस आपने दी है, उनकी कॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके आप स्कूल में जमा करा सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी एक चीज आप ऑफिस में जमा करा सकते हैं रिम्बर्समेंट के लिए। लेकिन अगर हॉस्टल सब्सिडी का क्लेम आपको करना है तो आपको वही प्रेस्क्राइब फॉर्मेट होगा, लेकिन उस फॉर्मेट के ऊपर लॉजिंग और बोर्डिंग का चार्ज अवश्य जरूर मेंशन होना चाहिए। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के मामले में आपकी फीस उस सर्टिफिकेट पे लिखी हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन हॉस्टल सब्सिडी के मामले में लॉजिंग और बोर्डिंग का चार्ज उस सर्टिफिकेट पे मेंशन होना चाहिए। अगर वो आपके पास नहीं है तो आप बच्चे की जो रिसीट है, फी रिसीट है, वो ओरिजिनल और रिपोर्ट कार्ड की अटेस्टेड, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आप स्कूल को या अपने ऑफिस को दे सकते हैं। साथियों, इसमें एक कंडीशन ये भी है कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी जो है उन दोनों को आप कंकरेंटली क्लेम कर सकते हैं, यानी दोनों भी आप एक साथ क्लेम कर सकते हैं। लेकिन उस केस में ये जरूर ध्यान रखना है कि हॉस्टल जो है वो आपके रेजिडेंस से कम 50 किलोमीटर दूर होना चाहिए। अगर आप हॉस्टल सब्सिडी का बेनिफिट लेते हैं तो हॉस्टल सब्सिडी का बेनिफिट उसी कर्मचारी को मिलता है जब हॉस्टल रेजिडेंस से 50 किलोमीटर फार होता है, यानी अपने रेजिडेंस से 50 किलोमीटर दूर होता है। अब कुछ अदर कंडीशंस हैं इसमें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी के मामले में बच्चे की परफॉर्मेंस के साथ कोई नेक्सस नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका बच्चा फेल भी हो जाता है तो भी आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस या हॉस्टल सब्सिडी का रिम्बर्समेंट मिलेगा। लेकिन अगर बच्चा किसी क्लास को रिपीट करता है, अगर एक ही क्लास को 2 बार पढ़ता है, तो उस केस में आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी का रिम्बर्समेंट नहीं मिलेगा।
अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई भूटान का, नेपाल का सिटीजन है, लेकिन वो इंडिया गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रहा है, तो उस केस में उस कर्मचारी को भी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी का बेनिफिट मिलेगा। अगर कोई कर्मचारी सस्पेंड चल रहा है या वो EOL पे है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के ऊपर है, तब भी उसको क्लेम मिलेगा। लेकिन अगर कोई कर्मचारी विदाउट परमिशन ऑफिस से छुट्टियां ले लेता है और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उस पीरियड को डाइज नॉन पीरियड डिक्लेयर कर देता है, तो उस केस में आप चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी का बेनिफिट नहीं ले सकते, वो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। अगर डाइज नॉन हो जाता है पीरियड कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा, तो उस केस में आपको हॉस्टल सब्सिडी का और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का चार्ज नहीं मिलेगा। अगर कोई एम्प्लॉई सर्विस के दौरान मर जाता है, अगर उसकी डेथ हो जाती है, तो उस केस में चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस या हॉस्टल सब्सिडी का क्या रूल है ये समझ लें। तो उस कर्मचारी का जो स्पाउस है वो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी का जो रिम्बर्समेंट है उसको क्लेम कर सकता है, लेकिन इसके साथ एक कंडीशन है कि स्पाउस किसी भी गवर्नमेंट सर्विस में, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की सर्विस हो, चाहे यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट की सर्विस हो, उसमें उसका स्पाउस नहीं होना चाहिए। अगर स्पाउस किसी प्रकार की गवर्नमेंट सर्विस में नहीं है, तो वह चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी का बेनिफिट ले सकता है। और कब तक उसको बेनिफिट मिलेगा? तब तक जब तक कि वह अगर एम्प्लॉय जिंदा होता और एक्चुअल में वो उसका रिम्बर्समेंट लेता, उसी टाइम तक उसको मिलता। यानी अगर उसका बच्चा 20 साल का हो जाएगा या 12वीं पास करेगा, अगर एक्चुअल में एम्प्लॉय डिपार्टमेंट में होता, तो बच्चे की 12वीं क्लास तक या उसकी उम्र 20 साल जो भी पहले होता, तब तक उसका क्लेम लेता, तो उसी के अनुसार उसके स्पाउस को हॉस्टल सब्सिडी का और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का बेनिफिट मिलेगा। अगर इन केस ऑफ रिटायरमेंट और रिमूवल फ्रॉम सर्विस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हॉस्टल सब्सिडी shall be admissible till the end of academic year in which government cease to be service। अगर कोई एम्प्लॉय रिटायर हो जाता है या उसको सर्विस से रिमूवल कर दिया जाता है, डिसमिसल कर दिया जाता है, तो उस मामले में चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी का जो पैसा है, जिस एकेडमिक ईयर में उसकी सर्विस को सीज किया गया है, उस एकेडमिक ईयर तक उसको रिम्बर्समेंट दिया जाएगा। साथियों, उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपके लिए बड़ी फायदेमंद साबित होगी। आप इस वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।